नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम फिर से स्लोवाकिया के क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी डीएम या अपनी कोई भी इंक्वायरी हो वो मुझे डाल सकते हो और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दे देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहे हैं, थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है मेरी, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो भी डिले हो रहा है। बहुत लोगों का मैसेज आया हुआ है, बहुत लोगों ने बोला हुआ है कि भाई आप रिप्लाई नहीं दे रहे। तो भाई थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पर ओपन किया है, लेकिन मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि स्टोरी वगैरह डालता हूँ, उससे अलावा और कुछ नहीं किया हुआ। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जो पीसीसी होती है पासपोर्ट वाली, उसकी नीड कब पड़ती है। कभी मेरा एजेंट मेरे को बोलता है कि वर्क परमिट मंगवाने के लिए नीड पड़ेगी, कभी बोलता है कि एम्बेसी में जब आप जाओगे तब पीसीसी की नीड पड़ेगी। तो भाई मेरे से 2 बार उसने पीसीसी बनवा ली है, लेकिन अभी तक मैंने उसको कहीं भी यूज़ नहीं किया। आप मेरे को बताना, मैं डाउटफुल चल रहा हूँ कि सीन चल क्या रहा है। तो भाई देखो, जो पीसीसी होती है भाई वो एम्बेसी में नीड पड़ती है, वर्क परमिट में तो नीड नहीं पड़ती। लेकिन हो सकता है कि जिस कंपनी में आपके एजेंट ने या जिस एजेंसी में आपके एजेंट ने अप्लाई किया हो, उस कंपनी या एजेंसी ने आपके एजेंट को बोला हो कि हमें पहले पीसीसी दिखाओ कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम हो सके। उसकी वजह से हो सकता है कि उसने दोबारा से आपको बोला होगा कि मेरे को एक पीसीसी और दो। और दूसरी जो मेन पीसीसी होती है भाई वो एम्बेसी में तो लगती ही लगती है, वो 101% है। वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो चुका है, पहले नहीं लगती थी लेकिन अब जो है पीसीसी लगती है। जब भी आप एम्बेसी में जाओगे तो आपको पीसीसी करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ही है। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जो जुलाई में थी डेट एम्बेसी की जो हमें बुकिंग करनी पड़ती है भाई वो तो निकल गई है, क्या हमें अब अगस्त में कोई डेट है, क्या मिल सकती है डेट बुकिंग की कि नहीं मिल सकती। तो भाई देखो, जो अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए इन्होंने स्लोवाकिया इमिग्रेशन में डेट निकाली थी भाई वो थी तकरीबन 4, ठीक है। 3 मंथ में, आई थिंक 3 से 4 मंथ में निकाली थी और जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी 1 अगस्त की बची हुई है। तो आप अपने एजेंट को बोलो कि भाई कोई बात नहीं, पहले तो आप पेशेंस रखो, आप अपने एजेंट से बात करो, उसको बोलो कि भाई ठीक है नई डेट मिला, नो प्रॉब्लम। आप अपने एजेंट को बोलो कि भाई अगस्त में जो डेट है, आई थिंक 7 है, पता नहीं 8, मेरे को अभी याद नहीं है प्रॉपरली, मैंने वीडियो में बताया था। तो भाई उस डेट को अपने एजेंट को बोल कर अपनी मेल डलवाओ और जो भी होगा रिवर्ट आपको 1 या 2 वीक्स के बीच में ही आपको जो रिवर्ट है देखने को मिल जाएगा। और ऐसा माइंड में से सभी निकाल दो यार, बहुत मैसेज ये आया हुआ है कि क्या भाई अगस्त के बाद में कोई डेट आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई 100% मैं खुद श्योर हूँ उसके बाद में भी जो डेट्स वगैरह है वो आएगी, ठीक है। कभी भी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरे को इमिग्रेंट्स ना आए, मेरी कंट्री में इमिग्रेंट्स ना आए। क्योंकि पता क्या होता है, देखो अगर किसी कंट्री में इमिग्रेंट्स जाते हैं तो भाई उनकी जो इकॉनमी होती है भाई वो ग्रोथ करती है। फॉर एग्जांपल कैसे ग्रोथ करती है, अगर मैं एक इमिग्रेंट्स हूँ, पहले तो मैं वीज़ा लेकर वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ करूँगा भाई उनमें सभी में टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पानी की बोतल ली है भाई, उस पर भी मैं टैक्स दूंगा, ठीक है। मैंने कोई मिल्क की बोतल ले ली, कोई ग्रोसरी की आइटम एनी ले ली, उस पर मैं दूंगा। अगर मैं ट्रैवलिंग करूंगा भाई उस पर भी टैक्स लगता है। तो भाई ऑलमोस्ट जितना टैक्स जाएगा वो सभी का सभी उनकी कंट्री को ही जाएगा। तो देखो जितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा उनको बेनिफिट्स होंगे। इसकी वजह से आप ये बात माइंड में से निकाल दो भाई कि अगस्त के बाद में कोई डेट नहीं आएगी, ज़रूर आएगी, ठीक है। ऐसा माइंड में निकाल दो, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि भाई मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, क्या मुझे स्लोवाकिया में जाकर मोबाइल रिपेयरिंग का काम मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई देखो, जैसे कोई भी स्किल आपकी पर्सनल होती है ना, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, एनी कोई भी एक्टिविटी लगा लो जो आपके पास स्किल है,
कंपनी तो हायर कभी नहीं करेगी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि देखो आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है, ठीक है। सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी और लाइसेंस वगैरह भी नीड पड़ेगी। वो चलो लाइसेंस तो कंपनी प्रोवाइड आपको करवा कर देगी, लेकिन आप जो है डायरेक्ट जाकर वहाँ पर किसी भी कोई शॉप अपनी नहीं डाल सकते। कोई कंपनी आपको अगर हायर करेगी तो भाई सर्टिफिकेट मांगेगी। ऐसा हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब आप किसी भी शॉप पर जाकर कर सकते हो, अगर कोई आदमी आपको जॉब ऑफर कर दे तब, ठीक है। सो मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो जितनी भी स्किल्स आती हैं भाई कहीं ना कहीं जाकर काम आ जाती, लेकिन क्या होता है हम इधर कंट्रियों में आकर उतनी सर्चिंग नहीं करते। हमको लगता है कि शायद यार कोई ना कोई दिलवा देगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई स्किल आती है तो भाई आप शॉप्स वगैरह पर जाओ, उनको बताओ कि भाई मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, या कोई भी आपको ऐसा काम आता है, मेरे को फूड का काम आता है, उनको बताओगे, फिर उनको नीड होगी तो वो आपको रख लेंगे। पार्ट टाइम भी जॉब मिल सकती है, फुल टाइम भी जॉब मिल सकती है। भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप आकर इधर कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई सिमिलर सा एक क्वेश्चन हो गया और आया हुआ है और मतलब कि काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि स्लोवाकिया में क्या एम्बेसी में काम चल रहा है कि बंद हो गया है। तो भाई देखो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, कभी भी एम्बेसी में काम बंद नहीं होता। हॉलीडेज़ आ सकती हैं उनकी, लेकिन काम कभी भी बंद नहीं होता। अगर आपको बायोमेट्रिक की डेट मिली हुई है तो भाई ऑफ कोर्स आप जाओगे वहाँ पर, आपकी बायोमेट्रिक 100% होएगी ही होएगी। आपको हॉलीडे में कोई लेना देना नहीं होगा अगर आपके पास अपॉइंटमेंट की डेट है तब, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जो 1 ईयर वाला वर्क वीज़ा होता है, क्या उसमें बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अगर पड़ती है तो कहाँ शो करनी पड़ती है? एम्बेसी में पड़ती है या एयरपोर्ट पर शो करनी पड़ती है? तो भाई पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ, वर्क परमिट चाहे आपका 3 मंथ वाला हो, चाहे 6 मंथ वाला हो, चाहे 9 मंथ वाला हो, चाहे 1 ईयर वाला हो, एनी कोई वर्क परमिट हो, अगर आप एज आ लेबर जा रहे हो तो भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती, ठीक है। इन केस कुछ केसों में हो भी सकता है लगती होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ केसों में नहीं लगती। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको एजेंट ने बोला है लगती है तो भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा 5 तो 6 लाख की लगेगी। और अगर आप सोचते हो कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ शो करवानी पड़ेगी तो भाई एयरपोर्ट पर जब आपको इमिग्रेशन पूछेगी तब, ठीक है। जब आपको इमिग्रेशन या एम्बेसी वाले वहाँ पर बैठे होते, इमिग्रेशन वाले बैठे होते, जब वो आपसे पूछेंगे कि बैंक स्टेटमेंट हमको दिखाओ, तब आपको दिखाने की नीड है। अदरवाइज़ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपनी ओर से मत दिखाना। जब भी आप अप्लाई करोगे और जितना आपसे पूछा जाए उतना रिप्लाई देना। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा वही डॉक्यूमेंट उनको पकड़ाना। ऐसा मत करना कभी भी कि आपने पूरी फाइल की पैक उनको फाइल ऐसे थमा दी, ऐसे कभी नहीं करना। जैसे वो आपसे पूछेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपका पासपोर्ट ही मांगेंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई वर्क परमिट वगैरह है तो मुझे दो, ठीक है। तो अब तब आपने अपना जो भी वर्क परमिट होगा वो पकड़ाना, उसके साथ में इंश्योरेंस कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। जब वो मांगेंगे तब उसको पकड़ाना, ऐसे अपनी ओर से फटाफट सभी डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं देने। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई उनको होता है कि शायद यार ये मतलब थोड़ा जल्दबाजी में है या इसको नॉलेज नहीं है, मैंने जस्ट ये चीज़ मांगी और ये सब कुछ पकड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता है। सो इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई बोल रहा है कि भाई जब स्लोवाकिया की TRC कार्ड मिल जाती है तो क्या हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा साइड क्या हमें वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो भाई देखो, अगर तो आप रिफ्यूज़ड हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एनी अदर किसी भी कंट्री से एज अ टूरिस्ट, तो भाई फिर आप लोगों को थोड़ा वेट करना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में किसी की रिफ्यूज़ल आई है और वो आदमी स्लोवाकिया में आ जाए, 3 महीने के बाद में उसको TRC कार्ड मिल जाए और वो आदमी 3-4 महीने के बाद ही अप्लाई कर देगा, तो भाई कहीं ना कहीं 50-50 रह जाता है, रिफ्यूज़ल आने के चांस फिर बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये जो आदमी है हमारी कंट्री में ही आना चाहता है, जिसकी वजह से इसने स्लोवाकिया का आसरा लिया है। वो वहाँ कंट्री में गया है, वहाँ कैसे ने TRC कार्ड उठाया और उसके बाद में इधर को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें मत करना। अगर तो आपने वहाँ पर जाना है तो आपको सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप कम से कम 1 साल वहाँ पर रहें, उसके बाद में टूरिस्ट वीज़ा कहीं का भी अप्लाई करें। तो 100% तो मैं नहीं बोल सकता है, काफ़ी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम रहते हैं तो भाई थोड़ा जो पासपोर्ट होता है, जहाँ आप लगा लो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है।
आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई स्लोवाकिया में फैमिली को कब तक बुला सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं फैमिली को बुलाने के लिए। तो भाई देखो, मैं क्लियर कट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर अपनी जो फैमिली है हम लोग नहीं बुला सकते। जब तक आपके पास नेशनैलिटी नहीं आ जाती तब तक हम जो है अपनी फैमिली को ऐसे नहीं बुला सकते, ठीक है। हाँ, मैं अपना स्पाउस बुला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मेरे को कंपनी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को इधर बुलाएं। सो यही बात है कि यार 5 साल की बात है, उसके बाद में आप अपना पूरा फैमिली सेटअप जो है स्लोवाकिया में कर सकते हो। उससे पहले अगर करोगे तो भाई टाइम वेस्टेज भी होएगा और मनी वेस्टेज भी होएगी, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी लोगों का सेम ही क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई जो 1 साल वाला वर्क परमिट होता है क्या वो एक्सटेंडेबल होता है कि नहीं होता है। भाई देखो, कोई भी वर्क परमिट पर आप स्लोवाकिया में आ जाओ, आप लोगों का जो वर्क परमिट है भाई वो 101% एक्सटेंडेबल होगा ही होगा। वो कंपनी की हेडेक होती है, कंपनी ही वर्क परमिट को जो है एक्सटेंड करती है, लेकिन आपके जो कंपनी के साथ टाई अप अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर ही आपका जो वर्क परमिट है एक्सटेंड होगा, अदरवाइज एक्सटेंडेबल नहीं होगा। अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हो इस बात पर तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपको जब वर्क परमिट मिल जाता है तो भाई आप देखा करो कि एजेंसी कैसी है। कहने का मतलब है वहाँ के लोगों का बिहेवियर चेकआउट करो, पुराने लोगों के साथ बातचीत करो, जितने पुराने लोग आपको बताएंगे और कोई नहीं बता सकता कंपनी कैसी है और कैसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यार जो स्कैम है बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, हो भी रहा है, लोगों के साथ हो भी चुका है। तो काफ़ी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अगर आप ये बातों पर ध्यान रखोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। और एक बात मैं लास्ट में बोलूँगा कि भाई बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये एजेंसी कैसी है, भाई ये एजेंसी कैसी है। देखो भाई, मैं किसी भी एजेंसी के बारे में अगर बोलूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि एजेंसी सभी ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कि इधर अगर आपको वो काम देगी कि नहीं देगी ये डिपेंड करता है एजेंसी वाले के ऊपर जो आपको बुला रहा है, ठीक है। अगर हम एजेंसी की बात करें तो एजेंसी सभी अच्छी हैं, लेकिन क्या होता है एजेंसी काम करती है ठेकेदार का। मैंने पुरानी जितनी मेरी पुरानी वीडियो जो देख रहे हैं ना उनको पता होगा, मैं पहले वर्ड यूज़ करता था एजेंसी के लिए ठेकेदार। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने घर बनाना है तो ठेकेदार को हम ठेका देते हैं ना, तो फिर वहाँ पर लेबर लगाता है वो अपनी। सेम एजेंसी स्लोवाकिया में ऐसे ही करती है, वो ठेकेदार का काम करती है और हम लोगों को जो है काम पर छोड़ देती है, ठीक है। बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई मेरे को बुलाया तो पैकिंग में था लेकिन मेरे को एग्रीकल्चर का काम दे दिया। तो भाई मेन रीज़न यही होता है, जो काम उनके पास आ जाएगा वो काम आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें फ्रॉडबाजी की तो भाई बहुत कंपनीज है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा कि ये कंपनी जो है फ्रॉड करती, भाई सभी के सभी हैं भाई फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। मैंने लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी कि देखो कितनी एजेंसीज है जो फ्रॉड करती हैं। और मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ, अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम या फ्रॉड एजेंसी कर जाती है तो उस सिचुएशन में मैं आपको यही की बात बोलूँगा कि आप पुराने लोगों के साथ मिलो, उनसे बात करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई किसी भी तरह मेरे को किसी और एजेंसी या किसी कंपनी में काम दिलवा दो, मैं इधर फंस चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो आपका यही होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि यार स्लोवाकिया में मेरा कोई नहीं है, मैं फंस चुका हूँ और किसी कंट्री में अगर कोई पेपर्स वगैरह ओपन हुए हैं, वहाँ लगता है कि आपको जाना मेरे लिए बेनिफिट होगा, तो आपको मूव ऑन भी हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन जो है बार बार इंस्टाग्राम पर पूछा जाता है और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मेरा पोर्चुगाल में ये है, मेरा स्पेन में कोई ये रिलेटिव्स है, नहीं काफ़ी कंट्रियों के नाम लेते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर जाकर लीगल वे से पेपर ले सकते हो तो भाई आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो थी आपको बढ़िया लगी होगी। और लास्ट में एक क्वेश्चन और बताऊँगा। लास्ट में एक भाई क्वेश्चन है भाई ने किया था कि भाई ग्रोसरी का और रेंट का अगर हम 3 से 4 लोग रहते हैं तो भाई कितना खर्चा एक एक को आ जाएगा। देखो, अगर आप साथ में रहते हो चाहे सेपरेट रहो जैसे मर्जी रहो, अगर आप अकेले का कर लगाते हो कॉस्ट भाई तो देखो सीधी सी बात है भाई, डिपेंड करता है आप कैपिटल ब्रतिस्लावा में रह रहे हो, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर रह रहे हो। नॉर्मली रेंट की बात करूँ तो भाई 200 के नियर अबाउट तो चला ही जाता है पर पर्सन। नियर अबाउट होगा, कम भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, उसके नियर अबाउट होगा। और ग्रोसरी की बात करें भाई, अगर आप नॉर्मल सा खाना पीना लाइक करते हैं तो भाई आपका 100 से 150 के बीच में जो है आपका खर्चा जो है यूरोज़ में आ जाएगा।
इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि 2 से लेकर 250 के बीच बीच में दोनों खर्चे आपके हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेविंग कैसे करते हो। कुछ लोग तो 350 को भी टपा देते हैं, कुछ लोग 300 को टच कर जाते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज का देखें, 250 से लेकर 300 के बीच में एवरेज जो है सभी की आती है। नहीं तो ऑलमोस्ट कुछ लोग ऐसे भी है भाई 200 से 250 के बीच में भी चल जाता है। जो बिल्कुल ही सादा सा खाना खाते हैं वो 200 से 250 के बीच बीच में ही उनका जो हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ग्रोसरी कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो एक लाइक देकर ज़रूर जाना। और इंस्टाग्राम पर जितने मैसेज आए हैं भाई, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने पिक किए हैं और उनका वीडियो में रिप्लाई दे दिया है। अगर फिर भी किसी को लगे कि मेरा रिप्लाई नहीं दिया गया तो भाई इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम रिकवर कर लेंगे। अब 2 इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।